अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक की खारजा पॉलिसी का इन्हिसार तेल की फराहमी और उसकी कीमतों पर है और मामला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि देरीना दोस्त मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमरीका और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया है। इस वक्त अमरीका और सऊदी अरब जो देरीना दोस्त मुमालिक हैं उनमें इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है। दोनों मुमालिक की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला जारी है और इस सब की वजह तेल की पैदावार से मुतालिक अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान इख्तिलाफात हैं। और अमरीका का यह दावा है कि सऊदी अरब रूस को मजबूत कर रहा है। गुज़िश्ता कई महीनों से अमरीका सऊदी अरब से इसरार कर रहा था कि वो तेल की पैदावार में इजाफा करें ताकि आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई चेन में बेहतरी आए और तेल की कीमतों में मजीद कमी हो, क्योंकि नवंबर में अमरीका में मिड टर्म इंतखाबात होने हैं और रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई चेन मुतासिर हो गई है, जिससे तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। और अमरीका में भी तेल की बढ़ती कीमतों से अमरीकी शहरी मुतासिर हुए हैं। अमरीका और यूरोपीय ममालिक को 40 साल की बुलंद तरीन महंगाई का सामना है और इस वक्त भी सामना है। हालांकि तेल की कीमतों में कुछ कमी आई है और इस महंगाई की वजह से शरह सूद बढ़ रही है, मुआशी तरक्की बुरी तरह मुतासिर हो रही है और मगरबी ममालिक को रिसेशन का सामना है। महंगाई की वजह से हुकूमतें अपनी अपनी आवाम में गैर मकबूल हो रही हैं। इसलिए बाइडेन इंतजामिया चाहती थी कि वो नवंबर में मिड टर्म इंतखाबात से पहले अपने मुल्क में तेल की कीमतें कम कर दें ताकि डेमोक्रेटिक पार्टी को सियासी फायदा हासिल हो। मगर गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब की सरबराही में ओपेक प्लस मुमालिक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने रूस समेत दीगर मुमालिक के साथ फैसला कर दिया कि वो तेल की पैदावार बढ़ाने के बजाय रोजाना की बुनियाद पर तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल कटौती करेंगे। फिर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर आई कि कुवैत, बहरीन और इराक इस कटौती के हामी नहीं थे, मगर सऊदी अरब ने सबको राजी किया और रूस ने भी सऊदी अरब का साथ दे दिया। इस फैसले के बाद तेल की कीमतें जो मुमकिन मुआशी बहरान की वजह से गिरकर $76 फी बैरल पर आ गई थी, वो वापस बढ़कर $90 फी बैरल पर उस वक्त चली गई और दोबारा $100 फी बैरल से ऊपर जाने की बातें होने लगी। और सऊदी अरब की सरबराही में ओपेक प्लस के इस फैसले ने अमरीका को बरहम कर दिया है और अमरीका ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सऊदी अरब पर डाल दी है। अमरीकी सदर बाइडेन ने सऊदी अरब से अपने दो तरफा ताल्लुकात पर नजरसानी का ऐलान कर दिया है और दावा किया है कि सऊदी अरब के इस फैसले के नताइज होंगे। सिर्फ यही नहीं, अमरीका से सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त बंद करने के बयानात भी दिए जा रहे हैं और इस वक्त अमरीकी कानून साज सऊदी अरब में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो नजरसानी है उसका मुतालबा कर रहे हैं और दबाव बढ़ रहा है कि अमरीका किसी भी वक्त कोई सख्त फैसला ले सकता है। और अमरीका सऊदी अरब के खिलाफ सख्त बयानात इसलिए दे रहा है क्योंकि अमरीका को लगता है कि सऊदी अरब ने तेल की कटौती का फैसला रूस को फायदा पहुंचाने के लिए किया है और अमरीका की रूस पर पाबंदियों को नाकारा करने के लिए किया है, क्योंकि सऊदी अरब के इस फैसले से जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी उसका मुआशी फायदा रूस उठाएगा। और अमरीका का दावा है कि सऊदी अरब का यह फैसला मुआशी नहीं बल्कि सिफारती है, सियासी है। दिलचस्प बात यह है कि अमरीका ने सऊदी अरब पर वाजे किया था कि वो तेल की पैदावार में कटौती के फैसले को 1 माह तक मुलतवी कर दे, मगर सऊदी अरब ने ऐसा भी नहीं किया और यह कयास राइयां हो रही हैं कि सऊदी अरब ने यह फैसला इसलिए मुलतवी नहीं किया क्योंकि वो अमरीकी सियासत पर भी असरअंदाज होना चाहता है ताकि मिड टर्म इंतखाबात में बाइडेन की इंतजामिया को नुकसान उठाना पड़े। इसलिए अमरीका की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी ये इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि सऊदी क़यादत सदर बाइडेन के मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि ट्रंप के साथ सऊदी क़यादत के बहुत बेहतर ताल्लुकात थे, मगर सऊदी अरब ने वाज़े किया है कि उसके फैसले का अमरीकी सियासत से कुछ लेना देना नहीं है और अगर तेल की कीमतों में कटौती के फैसले को मुलतवी किया जाता तो उसके मनफी मुआशी नताइज होते। इसलिए यह फैसला सिर्फ और सिर्फ अपनी मईशत को मद्देनजर रखकर किया गया है। लेकिन अमरीका सऊदी अरब की इस पोजीशन को तस्लीम करने से इनकारी है। अमरीका की कौमी सलामती के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने सऊदी अरब की वजाहत के बाद बयान जारी किया है कि सऊदी वजारत खारजा इस मामले को जैसे घुमाना चाहे घुमाए, लेकिन हकाइक सादा हैं। दुनिया रूसी जारहियत का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के पीछे खड़ी है और हमने इस इत्तेहाद को इकट्ठा करने के लिए अहम किरदार अदा किया है और सऊदी क़यादत को भी एतमाद में लिया है। गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में कटौती के इरादे से हमें आगाह किया और वो ये जानते थे कि इससे रूस की आमदनी में इजाफा होगा और हमारी रूस पर पाबंदियां नाकारा हो जाएंगी। ये एक गलत सिमत है। जॉन किर्बी ने अपने बयान में मजीद कहा कि सऊदी अरब कहता है कि इस फैसले का अमरीकी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी नज़र में सऊदी अरब की तरफ से तेल की पैदावार में कटौती सऊदी अरब के फ़ायदे के लिए मैथमेटिकली भी काबिल फ़हम नहीं है। वो जो भी दलील दें, लेकिन इससे फ़ायदा रूस को हुआ है और वो मुमालिक जो तवानाई की डिमांड से मुतालिक दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं उनका नुकसान होगा। जबकि सऊदी अरब ने इन तमाम बयानात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए बयान जारी किया था कि ये बयानात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं हैं और ओपेक प्लस के फैसलों को मुआशी तनाजुर से हटकर जाहिर करते हैं। तेल की पैदावार में कटौती का फैसला ग्रुप के तमाम रुकन मुमालिक ने मुत्तफ़िका तौर पर किया है। ये फैसला किसी एक मुल्क का नहीं है,
ये फैसला मुआशी बुनियादों पर किया गया है ताकि तेल की मंडी में तलब और रसद में तवाज़ुन कायम रहे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान दहाइयों से कायम ताल्लुकात बाहिमी एहतराम पर मबनी हैं। सऊदी हुकूमत ने अमरीकी इंतजामिया के साथ जारी बातचीत में वाज़ेह किया है कि ओपेक प्लस के फैसलों को एक माह तक मुलतवी करने के मनफी इक़्तिसादी नताइज होंगे। यूक्रेन के बहरान के तनाजुर में सऊदी अरब के मौक़िफ़ के बारे में हक़ाइक़ को मस्ख़ करना अफसोसनाक है और इससे सऊदी अरब के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसमें रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत में वोटिंग भी शामिल है। अहम बात यह है कि सऊदी अरब उन 143 ममालिक में शामिल था जिन्होंने हाल ही में रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी स्पॉन्सर्ड करारदाद की हिमायत की है, मगर अमरीका को लगता है कि सऊदी अरब इस मामले पर सियासत कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि बाइडन की हुकूमत के दौरान सऊदी अरब के खिलाफ सख्त बयान दिए जा रहे हैं और जब सदर बाइडन अपोजिशन में थे और ट्रंप अमेरिका के सदर थे तो उस वक्त भी बाइडन की तरफ से सऊदी अरब के खिलाफ सख्त बयान दिए जाते थे। अक्टूबर 2018 में जब सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी का तुर्किया में सऊदी सिफारत खाने में दर्दनाक तरीके से कत्ल हुआ था और फिर अमरीकी CIA इस नतीजे पर पहुंची थी कि इस कत्ल के पीछे मास्टरमाइंड सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है, तो अमरीका पर दबाव बढ़ा कि वो सऊदी अरब के खिलाफ सख्त इकदाम करे, मगर ट्रंप इंतजामिया ने ऐसे कोई इकदाम नहीं उठाए और सख्त दबाव के बावजूद अमरीका सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा और ट्रंप के ताल्लुकात सऊदी क़यादत के साथ अच्छे रहे। मगर इस दौरान बाइडन ओपोजिशन में थे और उन्होंने सऊदी अरब पर सख्त तनकीद करते हुए कहा था कि वो सऊदी लीडरान को जमाल खशोगी के कत्ल पर सज़ा देंगे, उनका एहतसाब करेंगे और फिर हुकूमत में आने के बाद सऊदी अरब को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा कर देंगे। साथ ही बाइडन सऊदी अरब की यमन में कार्रवाइयों और जंग के भी खिलाफ थे, मगर रवां साल जुलाई में ही सदर बाइडन ने सऊदी अरब का दौरा किया और उन पर यह तनकीद भी हुई कि वो अपने इलेक्शन के वादों से पीछे हट रहे हैं और सऊदी अरब से ताल्लुकात में सर्दमहरी ख़त्म करना चाहते हैं और यह क़यास आराइयाँ हुई कि इस दौरे का मरकज़ी एजेंडा तेल की कीमतें और उसकी पैदावार है। मगर सदर बाइडन के इस दौरे के दौरान भी दिलचस्प सूरत हाल देखी गई। जब बाइडन जद्दा पहुंचे तो उनका इस्तकबाल जद्दा के गवर्नर ने किया, जबकि ट्रंप के पहले सऊदी दौरे में उनका खुद शाह सलमान ने इस्तकबाल किया था। बहरहाल बाइडन के गैर मामूली दौरे और मुसलसल अमरीकी इसरार के बावजूद सऊदी अरब ने अमरीकी मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से अमरीका की तरफ से सऊदी अरब पर सख्त तनकीद हो रही है, दबाव बढ़ाया जा रहा है। मगर खुद बाइडन पर अमरीका में भी तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपने इंतखाबी नारों से यूटर्न लेकर सऊदी अरब का दौरा किया, मगर वो भी नाकाम साबित हुआ। साथ ही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के चचाजाद भाई सऊद अल शालान की मगरबी ममालिक को धमकी देने की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो कह रहे हैं कि सऊदी सल्तनत के वजूद को चैलेंज किया तो हम सभी जिहाद और शहादत के लिए तैयार। एक और दिलचस्प बात यह है कि 15 नवंबर से इंडोनेशिया में G20 ममालिक का इजलास होने वाला है। इस इजलास में अमरीकी सदर बाइडन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी शिरकत करेंगे, मगर इतवार को बाइडन इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह किया गया कि G20 इजलास के दौरान सदर बाइडन का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का कोई इरादा नहीं है। यानी सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है और इस दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ यकजहती का इज़हार कर दिया है और सऊदी अरब की हिमायत में बयान जारी कर दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ओपेक प्लस के फैसलों के पस मंज़र में सऊदी अरब के खिलाफ जो बयान जारी किए गए हैं उसमें पाकिस्तान सऊदी अरब की क़यादत के साथ यकजहती का इज़हार करता है। हम मार्केट में उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करने के सऊदी अरब के खदशात को और आलमी मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तान ऐसे मामले में तामीरी तरीक़ेकार की हौसला अफजाई करता है जो बाहिमी राब्ताकारी और एहतराम पर मबनी हों। हम सऊदी अरब के साथ अपने देरीना और बरादराना ताल्लुकात के इजहार को दोहराते हैं। इमरान खान इस हुकूमत पर इम्पोर्टेड होने और अमरीकी साजिश के नतीजे में अपनी हुकूमत गिराने और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अमरीका और सऊदी अरब के तनाज़े में सऊदी अरब की हिमायत की है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते जब अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की तरफ से यूक्रेनी इलाकों को अपने कब्ज़े में लेने के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पर वोटिंग हुई थी तो सऊदी अरब ने उस करारदाद की हिमायत की थी और पाकिस्तान ने उसमें न्यूट्रल पोजीशन लेकर रूस के खिलाफ वोट भी नहीं दिया था। और अब अमरीका को लगता है कि सऊदी अरब रूस के साथ खड़ा है और इसी दौरान पाकिस्तान ने भी रूस से तेल खरीदने का इशारा दे दिया है। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रूस से अगर भारत तेल ले सकता है तो हमारा भी रूस से तेल लेने का हक़ है। ये बात मैंने अमरीका में अपनी मुलाकातों में भी वाज़ेह कर दी है और उन्होंने कोई मुज़ाहमत भी नहीं की। रशिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा एक बेसिक राइट है, इसको हम बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है और ये मैंने वहाँ के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन में ये मैंने उनको साउंड कर दिया और उन्होंने मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं कि हम अगर हमें रशिया के साथ हमें हमारी टर्म्स पे जो कि इंडिया से कम ना हो अगर मिला तो हम हमारा ये राइट है लेने का। तो मुझे एनकरेजमेंट मिली है, मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं मिला।
ساری صورتحال کے کیا اثرات ہوں گے؟ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان صرف بیان بازی رہے گی یا معاملہ کہیں اور جائے گا؟ بین الاقوامی امور کے ماہر کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے تیل کی قیمتوں پر جو 2 ملین بیرل سے کم کیا آؤٹ پٹ، اور ظاہر ہے سعودی عرب نے اس کو لیڈ کیا، اس پر یہ جو آمنے سامنے آ گئے ہیں اور الزام لگایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے سعودی عرب پر کہ یہ روس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، پھر یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جو ریپبلکنس ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت جو سعودی شاہی خاندان ہے، کہاں تک یہ معاملہ جا سکتا ہے؟ جب باتیں ہو رہی ہیں کچھ سبق سکھایا جا سکتا ہے، تعلقات بہت خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے خیال میں کتنا لیوریج ہے امریکہ کے پاس اور کہاں تک یہ معاملہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک دونوں جانب کو خاص لیوریج نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہے گا جس سے سعودی عرب جو ہے یا خطے کے اندر جو ہے انسٹیبلٹی بڑھتی ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی جانب سے جو ہے کوئی سخت کارروائی کی جاتی ہے تو وہ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کمزور کر رہے ہیں ایک ایلائی کو اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ایران کو ہوگا، تو یہ تو امریکہ نہیں چاہے گا بالکل بھی۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کو بھی معلوم ہے کہ وہ ایک حد تک جو ہے وہ ناراضگی اختیار کر سکتا ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہے، چاہے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ ہے، چاہے مجموعی طور پہ جو امریکہ کی جو پالیسی ہے اور جو سعودی عرب کے جو انٹرسٹ ہیں میں جو ڈائیورجنس آیا، جو بھی صورتحال ہے وہ سعودی عرب ایک حد تک جا سکتا ہے، کیونکہ ان دی اینڈ جو سعودی نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا ضامن جو ہے وہ امریکہ ہے۔ لیکن آئی تھنک کہ سعودیز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس گنجائش ہے کہ وہ جو تیل کی قیمتیں ہیں، کیونکہ ان کا مفاد جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کو برقرار رکھنا ہے اپنے بجٹری پوائنٹ آف ویو سے، اپنے جو نیشنل جو ان کی اکنامک فائنینشیل سچویشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب اس میں تضاد آ چکا ہے، جو امریکہ کی جو ہے جو ضرورت امریکہ کی ضرورت ہے، ایک تو تیل کی قیمتیں کم کی جائیں کیونکہ جو ہے مہنگائی کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ روس کے ساتھ جو الحاق ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آئی تھنک کہ کھٹائی پڑی ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑا بریچ عنقریب مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا، کیونکہ دونوں طرف گنجائش نہیں ہے۔ مگر جب کہا گیا سعودی عرب کی طرف سے کہ جی معاشی ریزنز کی وجہ سے کیا ہے، تو امریکہ کی طرف سے یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں میتھمیٹیکلی بھی یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اپنا ہی آؤٹ پٹ کم کر کے سعودی عرب کو زیادہ فائدہ کیسے ہوگا۔ وہ بار بار یہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ روس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، یہ سفارتی فیصلہ ہے، سیاسی فیصلہ ہے، نہ کہ معاشی فیصلہ ہے۔ تو آپ کے خیال میں امریکہ کو یہ آخر میں سمجھ میں آ جائے گی؟ دیکھیں جو بیان پبلکلی دیے جاتے ہیں نا، تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دیے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ پرسپشن شیپنگ کریں، دباؤ ڈال سکیں۔ وہ اصل حقیقت سے جو ہے ان کی لنکیج جو ہے بڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو ریٹرک کی طرف تو ہم جو ہے اس کو آپ پس پردہ ایک طرف رکھ دیں۔ جو حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت امریکہ کی کیا ضرورت ہے۔ امریکہ کی ضرورت ہے ڈومیسٹکلی مہنگائی، جو فیول کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے رہیں، اور کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں مڈ ٹرم کچھ ہفتوں میں، اور پھر صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ 2024 کی ریس میں داخل ہو جائیں گے، اور چاہے وہ جو ہے نا کینڈیڈیٹ بنتے ہیں یا ان کی جگہ کوئی اور بنتا ہے، لیکن وہ ریس شروع ہو جائے گی، اور اس میں پھر ان کے مخالفین کو بھرپور فائدہ ہوگا اگر مہنگائی رہے گی۔ دوسری جانب روس کی جنگ بند کرنی ہے، روس کے جو ہے کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے، اور اگر روس کو یہ پیغام نہیں جا رہا، اگر جو ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ملک ان کو سگنل یہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو جو ہے ہم امریکہ کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر وہ اس طریقے سے جو مذاکرات کی میز پہ نہیں آئے گا تاکہ جنگ بندی ہو سکے۔ تو یہ امریکہ کی مانگیں ہیں، اس میں جو ہے یہ کیسے حاصل ہوگا وہ علیحدہ ہے، اور جو بیان بازی ہو رہی ہے کہ اچھا جی یہ تو ہمارے اکنامکس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو امریکہ کی جانب سے آ رہا ہے کہ سیاسی ہے، یہ پرسپشن شیپنگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اپنا نیگوشیٹ کرنا ہے، اور وہ نیگوشیشن پبلکلی نہیں ہوگا، وہ نیگوشیشن جو ہے اپنا بیک گراؤنڈ میں ہوگا، لیکن جب تک وہاں پہنچتے نہیں ہیں تو آپ کو یہ ریٹرک اور پبلک جو ہے سٹیٹمنٹس کی بوچھاڑ نظر آئے گی۔ اور پاکستان ہمیں نظر آیا کہ روس کے خلاف
پھر ووٹ نہیں دیا گیا. پھر جو سعودی عرب اور امریکہ آمنے سامنے آئے ہیں, پاکستان کی طرف سے سعودی حمایت میں بیان دیا گیا. حالانکہ ظاہر ہے تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے, پاکستان ایک آئل امپورٹنگ کنٹری ہے. مگر وزیر خزانہ واپس آئے امریکہ سے, انہوں نے کہا, میں نے انہیں بھی بات سمجھائی ہے کہ ہم بھی روس سے تیل درآمد کریں گے اگر بھارت کر رہا ہے. حالیہ جو صدر بائیڈن کا بیان تھا اس کے بعد بھی ہمیں نظر آیا کہ ایکسپلینیشنز آئیں امریکہ کی طرف سے. پاکستان امریکہ کے تعلقات کو آپ اس تناظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے وہ عمران خان کی انتظامیہ تھی, چاہے وہ اس وقت جو ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, کوئی بھی اگر یہ کہے گا کہ بھئی ہم روس سے تیل برآمد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نان سٹارٹر ہے. کیونکہ اپنا ایک تو کبھی جو ہے جو سپلائی چین ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ روس نے ٹیپ کھول دیا اور آپ کو مل گیا. اگر فرض کیجئے کہ سینکشنز نہ بھی ہوں, یہ ہو بھی سکتا ہے, تو یہ تو ہونے نہیں والا. تو یہ جو ہے یہ سیاسی بیان بازی ہے, اس میں حقیقت نہیں ہے. اور پاکستان کی ضروریات مغرب سے جڑی ہوئی ہیں, تو پاکستان کسی قسم کی کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کرے گا. جس طریقے دیکھیں سعودی عرب اگر کر رہا ہے تو سعودی عرب خام تیل کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے, اس کے پاس گنجائش ہے, اس کی ایک حیثیت ہے. پاکستان اس وقت قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, پاکستان اس وقت بینکرپسی کے دہانے پر ہے, پاکستان کے پاس وہ لیوریج نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوم فرنٹ پہ, تاکہ جو ہے عمران خان صاحب کی جانب کی طرف سے جو تنقید آتی ہے یا وہ سیاسی طور پہ اس کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال نہ کر سکیں, تو اس وجہ سے یہ بیان آتا ہے. دوسری جانب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ابھی صدر جو بائیڈن نے ایک جسے کہتے ہیں چلتے پھرتے بس ایک جملہ جو ہے نا وہ اپنا کہہ دیا کہ بھائی وہ پاکستان کے اندر کوہیژن نہیں ہے اور یہ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے اور دیکھیں یہ خطرات ہیں اور یہ اور وہ, اس کو ہم نے جو ہماری جانب سے پاکستان کی جانب سے جو آفیشیل رسپانس آیا ہے اور ملٹیپل لوگوں نے کیا ہے وہ بھی ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے کیا ہے. اس وجہ سے نہیں کیا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے کوئی تعلقات جو ہے ان کو کوئی خطرہ ہے. اوور کل کیا ہے, مجھے نہیں لگتا, میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اس بیان کو نظر انداز کر دینے کی ضرورت تھی, جیسے امریکہ نے عمران خان صاحب کے بیان کو نظر انداز کیا جب انہوں نے الزام لگایا کہ جی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز نے ان کی حکومت کا تختہ الٹانے میں سازش کی ہے. تو ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. اسی طریقے سے اس طرف سے بیان نہیں آنا چاہیے تھا. تو یہ جو اپنا ریٹرک ہوتی ہے, اس کو پولیٹیکل یا جیو پولیٹیکل ریٹرک, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر چیز کو جو ہے وہ اس پہ چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مختلف پریس بریفنگز ہوئی اس میں تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ جو عمران خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بیٹھ کے کوئی بہت بڑا پریس کانفرنس تو نہیں کر دی نا. انہوں نے جا کے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دی, کسی نے پوچھ لیا تو جواب دے دیا. بہت شکریہ بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ذکر ہوگا. عمران خان صاحب نے ایک اور بیان دیا ہے اور وہ بیان بھی غلط بیانی ہے. بریک کے بعد بات کریں. پاکستان میں آزادی صحافت کا معیار کسی بھی دور میں اچھا نہیں رہا ہے. ہر دور میں میڈیا پر قدغنیں لگائی جاتی رہی, صحافی پابندیوں کا شکار رہے ہیں. موجودہ حکومت بھی اپوزیشن میں تو آزادی صحافت کے لیے آواز اٹھاتی رہی, مگر جب خود حکومت میں آئے تو ان کے رویے پر بھی آزادی صحافت کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں. مگر عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو حکومت میں آنے سے پہلے بھی, حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اور حکومت سے نکلنے کے بعد بھی صحافیوں کو براہ راست تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور ان پر من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں. بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جو ان کے حق میں, ان کے ساتھ ان کے جلسے جلوسوں اور تقریبات میں کھڑا ہو اور کھلے عام انہیں سپورٹ کرے وہ تو آزاد صحافی ہے, اور جو ان پر تنقید کرے یا ان کا ساتھ نہ دے وہ بکا ہوا ہے. یہ بات اسی پاپولسٹ پلے بک میں سے ہے جس کا پہلا اصول ہے کہ حقائق پر مبنی تنقید کرنے والوں کو اتنا ڈسکریڈٹ کر دو کہ کم از کم آپ کے اپنے سپورٹرز حقائق کے بجائے حقائق بیان کرنے والے کا چہرہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں. گزشتہ روز بھی عمران خان نے سینئر صحافی سلیم صافی پر پیسے لینے کا الزام لگا دیا. صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان سے سوال ہوا کہ آپ صحافیوں کو لفافہ صحافی کیوں کہتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سلیم صافی کے علاوہ کبھی کسی صحافی سے متعلق ایسا کچھ نہیں کہا. عمران خان پھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے سلیم صافی کے علاوہ کسی صحافی پر پیسے لینے کا الزام نہیں لگایا. اقتدار جانے سے پہلے اور اقتدار جانے کے بعد عمران خان نے بار بار صحافیوں پر براہ راست پیسے لینے کے الزامات لگائے. آزادی صحافت کے نام پہ یا مافیاز بیٹھ کے بلیک میل کر رہے ہیں, ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں, یا ایسے صحافی بیٹھے ہیں جو پیسے لے کے
ये सारी गंद उछाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे 3 महीने पहले पता चल गया था कि बाहर से पैसा चल रहा है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर, एंकर्स के ऊपर। डायरेक्ट ये फिर फंड करते हैं जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, डायरेक्ट फंडिंग जाती है और फिर बैरूनी फंडिंग जाती है। ये जो पैसे लेने वाला मीडिया, लिफाफे वाले लोग, लिफाफे लेने वाले सहाफी, इमरान खान साहब की आदत है बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम गलत साबित हो जाए तो आगे बढ़ जाना, फिर एक और गलत इल्ज़ाम लगा देना। इसी तरह के इल्ज़ाम लगाकर तनकीदी सहाफ़ियों को डिस्क्रेडिट किया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, मगर सबूत कोई नहीं दिया और अब अपनी बात से भी मुकर गए हैं। इमरान खान के इल्ज़ाम पर सलीम साफ़ी ने उन्हें चैलेंज दिया है कि वो इमरान खान को पेशकश करते हैं कि PFUJ के सदर की क़यादत में मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल कमेटी बनाएं जो हम दोनों के मामलात की तहकीकात करे। सलीम साफ़ी ने कहा है कि अगर वो लिफाफी साबित हुए तो जो चोर की सज़ा वो उनकी सज़ा, और अगर इमरान खान लिफाफी साबित हुए तो उन्हें सियासत छोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सलीम साफ़ी के चैलेंज का इमरान खान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हमने इस पर फवाद चौधरी को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि खान साहब और उनकी जमात को खुद भी पता है कि उनका इल्ज़ाम महज एक झूठ के अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो खुद पौने 4 साल हुकूमत में रहे, तमाम इदारे इस्तेमाल किए, लोगों को जेल तक डाल दिया। अगर कोई इल्ज़ाम दुरुस्त होता तो वो साबित कर देते। तो सलीम साफ़ी समेत मुतादिद सहाफ़ी उनकी हुकूमत में भी इमरान खान के ही इल्ज़ामात पर आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करते रहे, मगर इमरान खान अपनी हुकूमत में भी तहकीकात से तो भागते रहे, मगर जब उन पर तनकीद होती तो वो नया इल्ज़ाम लगा देते, क्योंकि खान साहब का मकसद सिर्फ उन लोगों को डिस्क्रेडिट करना रहा है जो उन पर तनकीद करते हैं। आपके सामने सिर्फ एक मिसाल रखते हैं। 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी और पंजाब के निगरान वज़ीर आला नजम सेठी पर 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगा दिया, उन पर नून लीग के हक़ में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए इमरान खान ने कैसे नजम सेठी पर बरह रास्त इल्ज़ामात लगाए और बयान बनाया। 35 पंक्चर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। तीसरा जो खिलाड़ी इसमें था वो 35 पंचर वाले नजम सेठी साहब के टेकर गवर्नमेंट वाले, ये साथ मिले हुए थे, तोहफा दिया गया, ये 35 पंचर का तोहफा दिया गया या पता नहीं किस। फिर नजम सेठी पर इल्ज़ाम की आड़ में दीगर सहाफ़ियों, खासतौर पर जियो न्यूज़ के खिलाफ भी मुहिम चलाई, जियो न्यूज़ के दफातर पर हमले कराए, मगर बाद में खुद अपने बयान से पीछे हट गए और कहा कि 35 पंक्चर वाला बयान सियासी बात थी। इसके अलावा इमरान खान ने चंद सहाफ़ियों के सामने ये भी माना कि उन्होंने नजम सेठी को इसलिए डिस्क्रेडिट किया क्योंकि वो उन पर तनकीद करते थे और पढ़ी लिखी ऑडियंस उन्हें संजीदा लेती थी, इसे इल्ज़ामात लगाकर डिस्क्रेडिट कर दिया ताकि कोई भी उन पर एतबार ना करे। फिर नजम सेठी ने इमरान खान के इल्ज़ामात पर अदालत में केस कर दिया, मगर इमरान खान अदालत में भी अपने ही इल्ज़ामात का दिफा करने को तैयार नहीं है। अब ये वही रवैया है जो अमेरिका में ट्रंप ने इख्तियार किया हुआ है। ट्रंप भी अपने ऊपर तनकीद करने वाले मोतबर सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को डिस्क्रेडिट करते हैं ताकि उनकी साख ख़राब हो जाए, लोग उनका एतबार ना करें। ट्रंप ने खुद माना कि वो तनकीद करने वाले मीडिया को डिस्क्रेडिट करने के लिए उन पर तनकीद करते हैं। इस हवाले से मई 2018 में अमेरिकी टीवी प्रोग्राम की नुमाइंदा लेस्ले स्टाल ने इंकिशाफ किया था कि 2016 में उन्होंने ट्रंप से सहाफ़ियों पर तनकीद और उनकी तौहीन से मुतालिक सवाल किया तो ट्रंप का कहना था कि मैं तुम सबको डिस्क्रेडिट करने और नीचा दिखाने के लिए ऐसा करता हूं ताकि तुम लोग जब मेरे बारे में कोई मनफी स्टोरीज लिखो तो लोग तुम पर एतबार ना करें। अब यही रवैया इमरान खान का भी नज़र आता है। इमरान खान झूठ पर झूठ बोलकर इतना दबाव बढ़ा देते हैं कि अब अच्छे खासे सीनियर सहाफ़ी ज़बरदस्ती या तो अपॉलोजेटिक हो जाते हैं या फिर खुद को न्यूट्रल साबित करने के लिए दूसरों पर बिला वजह तनकीद करने लगते हैं। कुछ सहाफ़ी तो खुद को न्यूट्रल साबित करने के लिए सहाफ़ी कम और ट्विटर ट्रोल बनकर रह गए हैं, लेकिन खुद इमरान खान के नज़दीक न्यूट्रल तो जानवर होता है और सहाफ़ी का काम खुद को न्यूट्रल साबित करना नहीं है बल्कि सच बोलना है, चाहे वो किसी के भी हक़ में हो और किसी के भी खिलाफ हो। आज भी इमरान खान की तकारीर मीडिया पर दिखाई जाती हैं, सिवाय उस वक्त के कि जब पेमरा की जानिब से पाबंदियाँ लगी। इस दौरान मुख्तसर अरसे के लिए तकारीर नहीं दिखाई जा सकी, मगर फिर भी इमरान खान को यह शिकायत है कि उनका मीडिया ब्लैकआउट किया गया है और किया जा रहा है। मगर ये हकीकत है कि आज भी मीडिया पर सबसे ज़्यादा दिखाई जाने वाली शख्सियत इमरान खान है। इसके अलावा इमरान खान हमेशा सहाफ़ियों के साथ साथ ख़वातीन से मुताल्लिक नाजेबा बयानात देते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। कल एक दफ़ा फिर उन्होंने इंतहाई नामुनासिब बयान दिया। इमरान खान ने खातून सहाफ़ी गरीदा फारूकी से मुताल्लिक अपने कारकुनों की जानिब से नामुनासिब सोशल मीडिया कैंपेन के हवाले से ये कहने के बजाय कि मेरे मर्द कारकुन गलत कर रहे हैं वो ऐसा ना करें, उल्टा ये कह दिया कि गरीदा फारूकी मर्दों में घुसेगी तो ऐसा ही होगा कि आबैल मुझे मार, यानी जिम्मेदारी उल्टा गरीदा फारूकी पर डाल दी। हालांकि इस माशरे में तो खातून सहाफ़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए कि वो बहादुरी से अपना काम करें, मगर इमरान खान बार बार साबित करते हैं कि ख़वातीन से मुताल्लिक वो कैसी मनफी सोच रखते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। यहाँ तक कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेप और जिनसी हिरासानी से मुताल्लिक कहा था कि अगर एक खातून बहुत छोटे कपड़े पहनती है तो उसका मर्दों पर असर होगा, बशर्ते कि मर्द रोबोट ना हो। हालांकि पाकिस्तान में ख़वातीन ना ही ऐसे कपड़े पहनती हैं और ना ही रेप के वाक़यात ख़वातीन के कपड़ों की वजह से हुए। पर इमरान खान इस वक्त दोबारा अपोजिशन में है,
फिर ऐसी बातें कर रहे हैं, मगर उनका अपना दौर हुकूमत भी सहाफ़ियों और मीडिया पर पाबंदियों के लिहाज से इंतहाई बदतरीन रहा। मीडिया पर कदगने लगी। उनके दौर में ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासां किया गया, उनके खिलाफ इंतहाई गलीज़ ट्रोलिंग और मुहिम चलाई गई। फिर खुद ख़वातीन सहाफ़ियों ने मिलकर आवाज़ उठाई। 12 अगस्त 2020 को 15 ख़वातीन सहाफ़ियों ने मुश्तरका बयान जारी किया था और बताया था कि उन्हें अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्हें अपनी खबरों में या तज्ज़िये में महज हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से निशाना बनाया जाता है। उनके लिए सोशल मीडिया पर इखलाक से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं और किरदार कुशी की जाती है। इस बयान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो अपनी जमात के अंदर ऐसे तमाम मेंबरान से फौरी तौर पर इस तरह की हिरासानी बंद करने का हुक्म जारी करे। इब्तिदा में जब यह मुश्तरका बयान सामने आया तो ख़वातीन सहाफ़ियों को मज़ीद तनकीद का सामना करना पड़ गया। उनके खिलाफ हुकूमती अराकीन की जानिब से ट्वीट किए गए, उनकी खबरों के स्क्रीनशॉट के साथ उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया, उनकी तज़हीक की गई, ट्रोलिंग की गई। उस वक्त सिर्फ 15 ख़वातीन थीं जिन्होंने ऑनलाइन हिरासा किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन फिर मज़ीद सहाफ़ी ख़वातीन इस बयान की तौसीक़ करती चली गई और ये तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। सितंबर 2020 में एक मुश्तरका बयान सामने आया जिसकी तौसीक़ मर्द सहाफ़ियों ने भी की। ख़वातीन सहाफ़ियों के मुश्तरका बयान के मुताबिक हुकूमत से वाबस्तगी रखने वालों और सियासी जमातों, उनके हामियों और सोशल मीडिया विंग्स की तरफ से ख़वातीन सहाफ़ियों पर हमले हमारे काम, ज़हनी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। इन हमलों में सिन्फ पर मबनी हमले, जिनसी हिरासानी और गैर इम्तियाज़ी सलूक शामिल हैं। बयान के मुताबिक जो चीज़ें हमारी साथी ख़वातीन सहाफ़ियों ने 12 अगस्त को रिकॉर्ड पर रखी, हम उनकी तौसीक़ करते हैं और मीडिया में ख़वातीन को जिस किस्म की कैफियत का सामना है और इसे सामने लाने के लिए इस दायरा कार को बढ़ाते हैं। बयान में कहा गया कि मीडिया में काम करने वाली ख़वातीन को जिस किस्म की ट्रोलिंग और बेहूदगी का सामना है वो अखलाकियात के तमाम इक़दार को मजरूह करते हैं। साथ ही ऐसे मामलात पर हुकूमत, सियासी जमातों और इदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया। ख़वातीन सहाफ़ियों ने अपने बयान में कहा था कि हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सोशल मीडिया सेल्स के मैंडेट का बताया जाए जो टैक्स पेयर्स के पैसों से चल रहे हैं। बयान में ख़वातीन सहाफ़ियों ने कहा कि अक्सर ये लगता है कि इन सोशल मीडिया सेल्स का मैंडेट यही है कि वो सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को बिना किसी सबूत के बदनाम करें। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम सियासी जमातें और इदारे अपने सोशल मीडिया विंग्स के मैंडेट से काबिल तस्दीक शफाफियत को यकीनी बनाएं। ये मुसलसल हमले सहाफ़त पर लोगों के एतमाद को मजरूह करते हैं और जमहूरियत के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं, जिसकी वजह से हम ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना या आज़ादाना तौर पर इंगेज करना मुश्किल हो गया है। हिरासानी, मुसलसल ताक़ुब के खौफ और अपने वक़ार को बचाने के लिए हम में से बहुत सी सहाफ़ियों ने ख़ुद को सेल्फ सेंसर कर दिया है और इस तरह हम मालूमात शेयर करने, अपनी राय देने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने से ख़ुद को रोकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें आज़ादी इज़हार राय का हक़ इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। ख़वातीन सहाफ़ियों ने बयान में कहा कि हम हुकूमत और सियासी जमातों से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर अपनी अपनी सोशल मीडिया टीम्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, तहकीकात की जाएँ ताकि नेटवर्क्स का पता लगाया जाए जो ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ इन मुनज़्ज़म हमलों को लॉन्च करते और चलाते हैं। मगर फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हुकूमत के सीनियर रहनुमाओं ने भी उल्टा इन ख़वातीन सहाफ़ियों पर तनकीद शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर उनकी मज़ीद तज़हीक और ट्रोलिंग कराई गई। तहरीक इंसाफ 2018 में इक़्तिदार में आई तो सहाफ़ियों पर हमले हुए, सहाफ़ियों को ऑफ एयर कर दिया गया, नौकरियों से निकलवाया गया। मीर शकील उर रहमान को एक 35 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तार कराया गया, 8 महीने जेल में रखा गया और फिर इमरान खान ही के दौर में वो अदालत से बाइज़्ज़त बरी हुए और इल्ज़ामात झूठे साबित हुए। किसी सहाफ़ी को घर में घुसकर मारा गया, किसी को गोली मार दी गई, किसी को उठाकर गायब कर दिया गया और इस सब में अफसोस की बात यह थी कि हुकूमती वज़रा उनमें से मुतअद्दिद सहाफ़ियों के साथ खड़े होने के बजाय उनका मजाक उड़ाते थे। सहाफ़ती आज़ादी और आज़ादी इज़हार राय की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी साल 2018 की रिपोर्ट में अपनी आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान को 139वां नंबर दिया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग में हर साल मुसलसल कमी ही होती रही। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2019 की रिपोर्ट में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त में पाकिस्तान की रैंकिंग मज़ीद कम हुई और वो 139 से कम होकर 142 पर आ गई और फिर इसके बाद 2020 और 2021 में पाकिस्तान की रैंकिंग मज़ीद 3 दर्जे कम होकर 145 पर आ गई। सिर्फ यही नहीं, इसी इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गुज़िश्ता साल जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम की फहरिस्त में शामिल किया था, यानी मीडिया की आज़ादी के खिलाफ इमरान खान को एक दरिंदा करार दिया था। इमरान खान के अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और 37 दीगर हुक्मरानों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया था और इसकी वजह के बारे में रिपोर्ट में बताया गया था कि ये तमाम 37 हुक्मरान सेंसरशिप के ज़रिए सहाफ़ियों को जेल में डालकर या उन पर तशद्दुद के ज़रिए आज़ादी सहाफ़त को कुचलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने 2018 में हुकूमत मिलने के बाद से ही मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थीं। उनके दौर में जमहूरी क़ुव्वतें कमज़ोर हुई हैं और सिविलियन बालादस्ती के बजाय डीप स्टेट मजबूत हुई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में इजाफे के बाद सवात में अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने के खदशे का इजहार किया जा रहा है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सवात के हालात एक बार फिर 2009 जैसे होने के खदशे का इजहार कर रहे हैं और बात सिर्फ सवात तक महदूद नहीं है। आज मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर खुराक आतिफ खान ने भत्ते की धमकी मौसूल होने की तस्दीक की और कहा कि उन्होंने वो ख़त मुतल्लिका हुकाम से भी शेयर कर दिया। जी लेटर आया है, रैंसम जिस तरह मामूली बाकी लोगों को भी कुछ लोग आए हैं तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ से उसको शेयर किया है। अब वो उस पर आगे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। सर सिर्फ ये आपको आया है या दीगर मिनिस्टर्स वगैरह भी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के भाई का भी जिक्र हो रहा था। देखिए मुझे तो बाकियों का पता नहीं है, लेकिन मैंने तो ओपनली कहा है कि ये चीज़ है और उसके मुताबिक जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सारों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अभी आगे काम करना तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। लेकिन कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस धमकी आमेज़ ख़त से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है और दूसरी जानिब आज कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में शरीक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले ख़ुसूसी बैरिस्टर सैफ ने बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान से अपील की है कि वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वापस बुलाएं और अपने लोगों को कहें कि गैर मुसल्लह होकर वापस आएँ। इस माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकती। मैं तालिबान के रहनुमाओं से अपनी हैसियत में ये अपील करता हूँ कि जो भी वजह हो आने की, आप मेहरबानी करें, आप उनको वापस बुलवाएं, उनको कहें कि वो गैर मुसल्लह हो जाएं और वापस चले जाएं, हमें मौका दें। हम आपके पास जब आए थे तो अमन के लिए आए थे और उसके बाद हम आज भी चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो। अमन की बात इस टेंशन के माहौल में नहीं हो सकती। ये आपसे मैं ज़ाती तौर पर भी कह रहा हूँ और आप यूँ समझ लें कि मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को वापस भेजें और हमें मौका दें कि हम अमन के लिए माहौल को साजगार बनाएं। इसके अलावा आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी सवात के बिगड़ते हालात पर तशवीश का इजहार किया। 12 साल कबल इस हाउस को याद होगा कि सवात में जो कुछ हुआ और यहाँ तक कहा जा रहा था कि शायद जो है जो लोग इस वक्त सवात में हैं उनसे इस्लामाबाद ज़्यादा दूर नहीं रह गए। आज 12-13 साल के वक्फे के बाद वहाँ पे वही सिलसिला जो है हो सकता है उस वेलोसिटी के साथ या उस ग्रेविटी के साथ ना हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। क्या है इस वक्त सवात की सूरत हाल, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सवात से नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। महबूब अली, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। अच्छा बताइएगा, ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या कुछ हुकूमत ने एक्ट किया है, पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? ज़ाहिर एहतजाज अपनी जगह पर हो रहे हैं। शाहजेब साहब, बिल्कुल प्रोटेस्ट का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है और परसों यानी जुम्मे के रोज़ भी एक और एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया गया है और इस दफ़ा स्वात के तहसील बहरैन में ये मुजाहरे किए जाएंगे स्वात कौमी जिरगा और स्वात उलसी पासून की जानिब से, जिसमें तमाम सियासी जमातों के कारकुनान जो है वो भी शरीक होंगे। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि यहाँ पर पुलिस जो है वो ज़रूर जो हमारी पहाड़ी इलाके है वहाँ पर मौजूद है, सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कोई अब तक कोई बड़ा ऑपरेशन या कोई बड़ी कार्रवाई जो है उसकी खबर अब तक नहीं मिली है। जो वफाक सूबाई हुकूमत दोनों ही आवाज़ उठा रहे हैं, तो कार्रवाई बाकायदा मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं हो रही है? पुलिस के ज़रा आपके क्या बताते हैं? शाहजेब साहब, सबसे बड़ी वजह यह है कि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत शायद अब तक इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी कार्रवाई में, जो हमारी मालूमात है। और जिस तरह कि आज बैरिस्टर सैफ ने यह कहा कि मैं रियासत का नुमाइंदा होकर अफगानिस्तान में गया था, मैं सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी के तौर पर नहीं गया था, तो उनका ये कहना था कि मरकज़ी हुकूमत भी कोशिश कर रही है और सूबाई हुकूमत की भी ये कोशिश है कि तहरीक तालिबान की जो क़ियादत इस वक्त अफगानिस्तान में है, हम उससे मुज़ाकरात करें और पुरअमन तरीके से ये मसला जो है हल करें। और इस वक्त उनकी बातों से ये लग रहा था कि सूबाई या मरकज़ी हुकूमत किसी भी ऑपरेशन की मूड में नहीं है। क्या जो सवात में भत्ते वगैरह की पर्चियां मिलने का मामला है वो अभी तक चल रहा है? पुलिस ने कम से कम उस हवाले से कार्रवाई की है? कुछ लोग पकड़े गए हैं? शाहजेब साहब, इस हवाले से हमारी भी पुलिस हुकाम से मुसलसल रब्ता है, स्पेशल ब्रांच से हमारा मुसलसल रब्ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे यहाँ पर जो नोटेबल्स है, जो कि वेल ऑफ लोग हैं, उनको भत्ते की कॉल ज़रूर आई है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो उसको जाहिर नहीं कर रहे या पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहे। जिन लोगों ने रिपोर्ट किया भी है तो अब तक इसे किसी इतला मौसूल नहीं हुई है कि किसी बंदे को गिरफ्तार किया गया हो जिसने फ़ोन किया हो। ताहम पुलिस के पास और मुख्तलिफ महकमों के पास ऐसी रिपोर्ट ज़रूर आई है कि बत्ती की कॉल जो है मुसलसल आ रही है और लोगों को धमकाया जा रहा है कि आप इतनी रकम का फ़ौरन इंतज़ाम करें। और जब टीटीपी जिम्मेदारी नहीं कबूल कर रही है तो फिर कौन है? इस वक्त कुछ समझ में आ रहा है पुलिस को भी कि क्या सूरत हाल है उस वक्त? आप कैसे देख रहे हैं? ज़ाहिर है आपका बहुत तजर्बा है इन तमाम मामलात को कवर करने का।
शाहजेब साहब, जो हमारी मालूमात है तो आज जिस तरह बैरिस्टर सैफ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स है तो वो वेल कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ। उनके मुताबिक इस वक्त स्वात में तकरीबन 4 मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो मौजूद है, जिनका एक दूसरे से डायरेक्ट कोई रब्ता नहीं है या डायरेक्ट वो कनेक्टेड नहीं है। इसलिए उनका भी कहना था कि जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में जो इस वक्त मौजूद है, जो TTP की क़यादत मौजूद है, तो उनका ये कहना है कि उनके साथी या उनके कारकुनान जो है वो बत्ती की कॉल लोगों को नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मकामी तौर पर लोग ये शिकायत ज़रूर कर रहे हैं कि उनको कॉल्स आ रही है और उनको धमकियाँ भी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया, मैं वो इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मौजूदा हुकूमत आने के बाद तफ्तीशी इदारों का रुख वाज़ेह तौर पर तब्दील हो गया है और इसका फ़ायदा बराह रास्त हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को पहुँच रहा है। नैब और FIA एक के बाद एक केस या तो वापस ले रहे हैं या फिर केसेस में मुल्ज़िमान बरी हो रहे हैं। नैब कवानीन में तरमीम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ इल्ज़ामात समेत 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं। और आज नैब केसेस के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बरियत के खिलाफ दरख्वास्तें वापस ले ली हैं और इस हवाले से 4 अपीलें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। नैब की 4 दरख्वास्तों में कहा गया है कि अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक ला हासिल मश्क होगी। आसिफ जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटो कॉपियां भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं और दस्तियाब दस्तावेजी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं है। इसलिए इस्तदा की जाती है कि इन अपीलों को वापस लेने की इजाज़त दी जाए। 12 दिसंबर 2014 को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ARY गोल्ड और उसूस ट्रैक्टर्स रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी को बरी कर दिया था। इन रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी पर सोना दरामद करने और ज़रूरी तरक्याती बैंक के जरिए रूस से मंगवाए गए ट्रैक्टरों में कमीशन लेने के इल्जामात थे, जबकि SGS और कोटेक्ना रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी को 24 नवंबर 2015 को बरी किया गया था। आसिफ अली जरदारी पर इन दोनों रेफरेंसेस में किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम था और ये मुकदमात 1998 में नून लीग के दूसरे दौरे हुकूमत में बनाए गए थे। ये वही जज मोहम्मद बशीर हैं जिन्होंने एवनफील्ड फ्लैट्स रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ फैसला देकर उन्हें सजा सुनाई थी, जबकि आसिफ जरदारी की इन रेफरेंसेस में बरियत के खिलाफ नैब की अपीलें 2014 और 2015 से ज़ेर समात थी और गुज़िश्ता कुछ समातों में सबूत ना होने पर तहरीक इंसाफ के दौर में भी और उसके बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब पर सख्त बरहमी का इजहार कर चुकी थी। मौजूदा हुकूमत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आई, जिसके बाद से मुसलसल नैब रेफरेंसेस वापस हो रहे हैं और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है और तहरीक इंसाफ का दावा है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम से हुक्मरान इत्तेहाद को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इस दावे के बरस गुज़िश्ता दिनों मरियम नवाज और एहसन इकबाल भी नैब के केसेस में बरी हुए, लेकिन उन्होंने इन तरामीम का सहारा नहीं लिया था, जबकि आसिफ जरदारी की अपीलें भी नैब ने खुद ही वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में आज नैब तरामीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आम समात हुई और दौरान समात जस्टिस एजाजुल अहसन ने तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा आरिफ से सवाल किया कि क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो। तहसील काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि माली फ़ायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत करार नहीं दिया जा सकता। बज़ाहिर अफसरान और अवामी अहदेदारान को फैसला साजी की आज़ादी दी गई है। नई तरामीम के बाद मुल्जिम नैब कानून से बच निकलने पर दूसरे कानून में फंस जाएगा। आपके दलाइल से ऐसा लगता है कि एहतसाब सिर्फ नैब कर सकता है। एहतसाब के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं। आमदनी से ज़ायद असासों का जुर्म आज भी नैब कानून में मौजूद है। कि अदालत अब कानून के डिज़ाइन का जायज़ा भी लेगी। अदालत पार्लियामेंट के साथ चालाकी को कैसे मंसूब कर सकती है। इस तरह तो कल को कोई भी अदालत में आकर कह देगा कि आमदनी से ज़ायद असासों पर फांसी होनी चाहिए। बहस अदालत में नहीं बल्कि कौमी असम्बली में होनी चाहिए। जैसे मंसूर अली शाह ने तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा आरिफ से सवाल किया कि पाक फौज को नैब कानून से इस्तिस्ना क्यों दिया गया है। सारा पैसा और कारोबार तो फौज के पास है। क्या फौज एहतसाब से बालातर है। मुल्क में सबसे बड़ा कारोबार फौज करती है। इमरान खान ने फौज के एहतसाब का नुक्ता दरख्वास्त में क्यों नहीं उठाया। अवामी अहदेदारों ही के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम समात हुई है। ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वाउडा की अपील पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की और समात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि फैसल वाउडा का एक और झूठ सामने आ गया है। दौरान समात फैसल वाउडा के वकील वसीम सज्जाद ने बताया कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख शुदा अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं वो तो एक्सपायर्ड था। रिटर्निंग अफसर को पासपोर्ट 2018 में दिखाया गया था जो 2015 में एक्सपायर हो चुका था। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मामला तो बहुत संजीदा हो गया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वाउडा का एक और झूठ सामने आ गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा पासपोर्ट का नंबर मुख्तलिफ है। इससे वाज़ेह होता है कि ज़ायदुल मियाद होने के बाद नया पासपोर्ट भी जारी हुआ। इस पर फैसल वाउडा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए
کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو آئندہ ہفتے بھی نہیں ملنے ہیں۔ جادو اللہ حافظ۔